तो ओवरऑल एमिनो एसिड को फिर हम क्या कहेंगे? एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे, बेसिक कहेंगे या न्यूट्रल कहेंगे? एसिडिक कहेंगे ना। ग्लाय बनाओ तो इसके पूरे चेंज आएगा। ये मिथाइल यहाँ आना चाहिए ना, फिर तो ये मिथाइल यहाँ आना चाहिए, ये वाला H यहाँ जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे अल्कलाय। जब डिफरेंट पीएच पे पूछा है ना, तो इसका मतलब है कि इनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और बेसिक फॉर्म मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। कौन सा टेस्ट लिखा देख के बताओ। बेनेडिक्ट लिखा है और के बारे में लिखा है। पेज नंबर 9 में किसके बारे में लिखा है? देखो, सिर्फ बेस के बारे में लिखा है। डीएनपी के बारे में लिखा है, ठीक है। और बताओ। 2,4-DNP और दूसरा कौन सा है? सिर्फ बेस के बारे में। अच्छा, और आगे बढ़ो। पेज नंबर 10 में क्या लिखा है? बेनेडिक्ट के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, ठीक है। जिन्होंने ये पेज पढ़ लिया वो बैठ जाए। सबने पढ़ लिए? यार एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो बेस पढ़ लिए बैठ जाओ, तुम दूसरा की तरफ देख के फिर क्यों बैठते हो? तुम लोगों ने नहीं पढ़े? क्या हो गया भाई, तबीयत खराब थी? भूल गए थे? अच्छा, अभी आज ही पढ़ना है इसको, ठीक है। आज ही पढ़ के मेरे को याद करना। मेरे को हिचकी आएगी, समझ जाओ तुम ही हो। बैठ जाओ, तुम उसको बैठना है, तुमको नहीं बैठना है। भाई राजकुमार भूल गए? चलो पढ़ के याद, जिस समय मेरे को याद करोगे ना टाइम नोट कर लेना। तो जब मेरे को हिचकी आएगी मैं भी नोट रखूंगा टाइम। सच में आती है हिचकी, मजाक कर रहे हो? आज याद करना तुम अच्छे से। हाँ भाई, तुम आज कर लोगे? हाँ, क्या हुआ? आज कर लोगे? आज ठीक है। अब थोड़ा सा ना वो रिकॉर्डिंग भी होगी, तो सीधा बैठना, सिंसियर एकदम लगना चाहिए। सारे सिंसियर बच्चे बैठे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ाई का माहौल है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि एमिनो एसिड जो है ना, उसकी रिकॉर्डिंग। अब नया प्लान ये है कि अब अपन आज और अगले आधे लेक्चर में एमिनो एसिड खत्म हो जाएगा, छोटा ही टॉपिक है। फिर उसके अगले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट शुरू हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट के क्या फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो फिर तुम्हारा अगले लेक्चर तक 2 लेक्चर में लूंगा तो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो मैं बोलूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर थर्सडे का 1 लेक्चर और बचेगा, तो उसमें फिर अपन या तो फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे और या फिर फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे फिर अपन, ठीक है ना। ये ताकि तुम्हारा सिर्फ ES थोड़ा बहुत करवाना रहेगा मेरे को, बाकी तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं, और फटाफट लिखो। अब हम पहले थोड़ा एमिनो बात पढ़ेंगे। तो वहाँ हेडिंग लगाओ, नया हेडिंग लगाओ, एमिनो एसिड। वैसे नाम से क्या समझ में आ रहा है बताओ? क्या एमिनो एसिड में सिर्फ एसिड ग्रुप होगा, सिर्फ एमिनो ग्रुप? तो जैसे अगर मैं आपको ये लिख दूं, एज द नेम सजेस्ट एमिनो एसिड हैज एसिड एंड एमिनो ग्रुप। इसको देख के बताओ कि एमिनो एसिड है या नहीं है। बोलो भाई, ये एमिनो एसिड है। ऐसे अगर मैं दूसरा सेकंड एग्जांपल दूं, इसको देख के बताओ क्या ये एमिनो एसिड है। इन दोनों में से कौन सा एमिनो एसिड है? दोनों एमिनो एसिड है, ठीक है। और ऐसे एक और कार्बन बढ़ा के बताऊं तो बताओ क्या ये भी एक एमिनो एसिड है? ये सब एमिनो एसिड है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे ना, या तुम अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे या शीट सॉल्व करोगे, तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल सिर्फ आएंगे। यानी बेसिकली नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड जो हैं
वो है हमारे अल्फा एमिनो एसिड से बनते हैं। यानी बेसिकली हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हमारे अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। तो हम मेनली डिस्कशन सिर्फ इसका करते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि एमिनो एसिड कौन है, तो हम कहेंगे ये भी एक एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड है। बताओ ये कौन सा एमिनो एसिड है? ये बीटा एमिनो एसिड है। ये कौन सा एमिनो एसिड है? गामा एमिनो एसिड है। तो तीनों बनाओ और तीनों आगे लिखो। पहले का आगे लिखो अल्फा एमिनो एसिड, दूसरे के आगे लिखो बीटा एमिनो एसिड और तीसरे के आगे लिखो गामा एमिनो एसिड। हमारी बॉडी को अल्फा ही क्यों चाहिए? तो बॉडी से पूछना पड़ेगा, रुको। एंजाइम वो अलग केमिस्ट्री है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। लिख लिया आपने? वहां लिखो एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट amino acid has amino as well as carboxylic group. As the name suggests, amino acid has amino as well as carboxylic group. ये बताओ, ये amino acid है, बीटा है, गामा है, कौन सा है? ये एक अल्फा एमिनो एसिड है। अब इसमें देख के बताओ कितने एसिडिक ग्रुप है और कितने बेसिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? NH2 बेस। CO2H कैसा है? एसिडिक है। इसमें एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें एसिड बेस इंटरमोलिकुलर एसिड रिएक्शन होगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, हम कहेंगे हो गया इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। ये बन गया। इसमें कितने बेसिक ग्रुप है और कितने एसिडिक ग्रुप है इसमें? ये कैसा ग्रुप है? एसिडिक हो गया ना, इस बेस का कॉन्जुगेट हो गया ना, एसिडिक। और CO2 माइनस कैसा हुआ? बेसिक हो गया। बनाओ उसको। और मोर एसिडिक कौन होता है? CO2H ज्यादा एसिडिक होता है या NH3? याद है आपको, R NH3+ इज कंपेरेबल टू फिनॉल। तो एसिड इज मोर एसिडिक। अगर ये मोर एसिडिक है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड। तो हम कहेंगे एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन ड्यूटराइन फॉर्म। ड्यूटराइन इज आल्सो नोन एज डाइपोलर आयन, or it is also known as inner salt। तो एमिनो एसिड ड्यूटराइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिख लो इसको। अब आप मुझे ये बताओ कि एमिनो एसिड में हम डीएल कैसे देखते थे? याद है, कार्बोहाइड्रेट में OH के रेस्पेक्ट में देखते हैं अपन। इसमें अपन किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? NH2। डीएल विद रेस्पेक्ट टू NH2 ऑफ अल्फा कार्बन। तो इसको हम कौन सा एमिनो एसिड कहेंगे बताओ? इसको हम कहेंगे डी एमिनो एसिड। इन एमिनो एसिड डीएल विद रेस्पेक्ट टू एमिनो ग्रुप ऑफ अल्फा कार्बन। लिखो आप, इन एमिनो एसिड डीएल विद रिस्पेक्ट टू एमिनो ग्रुप ऑफ अल्फा कार्बन। लिख लिया आपने? अब आप मुझे बताओ कि वाई एमिनो एसिड इज वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल क्यों होता है? बिकॉज इट इज आयनिक सॉल्ट है। ये आयनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा। ये वाटर सॉल्युबल होगा, इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी,
समझ रहे हो? ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की जो भी डाइपोलर मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होंगे, तो जो भी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एमिनो एसिड की भी होगी। तो इसके नीचे लिखो इट इज वाटर सॉल्युबल, हाई डाइपोल, इट इज वाटर सॉल्युबल, हाई डाइपोल, और क्या लिखोगे? यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अगर मैं क्लासिफिकेशन करूंगा ना अभी एमिनो एसिड का, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, इस R की जगह पे एसिडिक ग्रुप लगा दूं, R को रिप्लेस करके एसिड लगा दूं, तो ओवरऑल एमिनो एसिड को फिर हम क्या कहेंगे? एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे, बेसिक कहेंगे या न्यूट्रल कहेंगे? एसिडिक कहेंगे ना भाई, एक बेस और एक एसिड न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो अगर यहाँ एसिडिक ग्रुप है तो एसिडिक एमिनो एसिड, यहाँ बेसिक ग्रुप है तो बेसिक एमिनो एसिड, और यहाँ पे न्यूट्रल ग्रुप है तो न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो हम क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी पे करेंगे। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, लिखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तबे सही है अक्सर, बीच बीच में लंबी सांस ले लिया करो, सांस पढ़ना सांस छोड़ना, तो ध्यान सांस की तरफ चला जाएगा। दुनिया में पता पेरेंट्स के लिए सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है पता है अक्सर? तो उनका बच्चा बीमार हो और उसको कुछ हो जाए तो उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब मैं जो सोचता हूँ ना, मैं हमेशा ये सोचता हूँ बच्चे हेल्दी रहने चाहिए यार, बाकी तो जीवन में चलता रहता है सब। हेल्दी रहेंगे, माइंड और शरीर दोनों से बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, शरीर बढ़िया होना चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्ट्रेस लेते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ। अब पाटिल को देखो, तुम्हें लगता है कि पाटिल किसी टाइप का कोई टेंशन लेता है या देता है? इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी भर जिंदगी, वो कहता है ना जिंदगी एक संघर्ष है, हमेशा नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। तो मतलब है ना, जैसे कल मेरे बेटे को उसको बुखार आया, थोड़ा कफ वफ हुआ, तो मतलब ना अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है यार सब बेकार है यार। ठीक है, फिर गुस्सा भी आता है कि वो खाते पीते ढंग से नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तो खैर मैं ही हूँ, तो लेकिन अच्छा लगता है। मैंने यार कल से तुम है ना बस ये मैगी नहीं खाओगे, और कल से आलू नहीं खाओगे और चावल नहीं खाओगे। अब क्या 2 साल से लॉकडाउन हुआ ना, खूब खाया उसने आलू चावल मैगी, और वो खाने का शेड्यूल भी गलत है, रात को 10 बजे खाते हैं। स्कूल तो है ही नहीं ना यार, जिंदगी एकदम अलग ही बना रखी है, फ्री फायर की लाइफ है एकदम। अब थोड़ा सा ना सर्दी आ गई, मैंने कहा सुबह खेलने जाओ यार, 2-4 घंटे के खेलो। पहले कोरोना के चक्कर में खेल भी नहीं पा रहे थे सब। तुमने देखा नहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह क्या होते हैं? मेरा एक फ्रेंड था, मैं रिकॉर्डिंग चल रही है बता नहीं सकता, तो मतलब मैंने सोचा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में ये है कि हमारी यहाँ से स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ से और यहाँ से भी, समझ रहे हो? ये 2 चीजें हैं ना, बाकी सब आप अचीव कर लोगे। जॉब में, फैमिली में, रिलेशंस में, सब जगह इन्हीं के रोल हैं। तो इसलिए आपको जब भी लगे स्ट्रेस, 2 सांस लंबी लेनी है और छोड़ देना है कि ये स्ट्रेस था गया और ये बाहर गया। उसको है ना, स्ट्रेस को कम करने का तरीका होता है आप अपनी हॉबी की चीजें करो। जो हम रूटीन में करते हैं ना, सारा दिन वही किए जाओगे तो स्ट्रेस बिल्डअप हो जाएगा। आधा घंटा फुटबॉल खेल लिया, कल मैंने बाइजू के ओनर के बारे में पढ़ा, वो रोज पता है रोज रात को 2 घंटे फुटबॉल खेलता है। उसका कितना स्ट्रेस होगा सोचो तुम, इतनी सारी वो इतना तेजी से बढ़ रहा है आगे, इतने सारे वो न्यूयॉर्क में रहता है, इन्वेस्टर से बात करना, कंपनी दुनिया भर की कंपनी खरीद ली ये वो, तो अपने को दिखता दूर से कि हाँ यार बड़ा मतलब जा रहा है रॉकेट की तरह, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस भी जबरदस्त बिल्डअप हो रहा होगा। इमेजिन नहीं कर सकते भाई, इंडिया में जो कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो कितने सवाल पूछता होगा, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आपको कई बार गिल्ट फील आ जाएगा कि रहने दे तेरे पैसे यार, मैं खुद ही कर लूंगा। बात समझ रहे हो तुम? तो कल मैंने उसका पढ़ा कि वो रात को 2 घंटे है ना दबा के फुटबॉल खेलता है। अब रात को भी खेलता है वो मुझे पता नहीं है। उसने कहा मैं रात को 12 बजे से 2 बजे तक खेलता हूँ और मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अब क्या दोस्त कंपनी के 20-25 लोगों को बोला होगा रोज खेलना है 2 घंटे। दोस्त तो रात को 12 बजे नहीं खेलेंगे, वो भी फुटबॉल। मतलब फुटबॉल में जो फिटनेस चाहिए ना, और आपको अलर्टनेस जो चाहिए,
आधा घंटा खेल लेना आदमी तो काम खत्म हो गया। मैं खाली अभी दिवाली की छुट्टियों में खेलता हूँ, दिवाली की छुट्टियों में जाता हूँ, मेरा ब्रदर भी खेलता है और हम पुराने दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जब खेलते हैं ना पहले दिन तो 20-25 लोग होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, 30-35 होते हैं खेलने वाले। दूसरे दिन 10-12 रह जाते हैं, क्योंकि जो बाकी के है ना वो स्टेडियम में बाहर बैठे होते हैं, कोई पाँव को यूँ ट्विस्ट कर रहा होता है, समझो कोई हाथ को खींच रहा होता है, क्योंकि उनको हैबिट ही नहीं है वो सब करने की। तो मतलब आधा घंटा तुम वो किया करो जिसकी तुम्हें अच्छा लगता हो, नॉवल पढ़ना है, खेलना है, दोस्त से बात करना है, वॉक करना है, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा डेफिनेशन उसकी वो काम करना है जो रेगुलर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, उसे ना एक्टिव रहोगे। अब इसी बात पे लिखो, यहां लिखो आप न्यूट्रल एमिनो एसिड। सेकंड लिखो एसिडिक एमिनो एसिड। ऊपर आपने हेडिंग में क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, बहुत बढ़िया। बेसिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड। R इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ये कौन सी कैटेगरी में आया? न्यूट्रल। यार तुम कल 11th के बैच में भी तो थे। नहीं, बीच वाले तुम्हारे आगे वाला। हाँ, तुम आगे ऐसे करो। तुम्हारा भाई है क्या कोई? हाँ, अच्छा, कल 11th क्लास में नहीं थे तुम? अच्छा, ठीक। तो मिथाइल को क्या बोलेंगे? तो बताओ, ये भी न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रल हो गया। ऐसे ही इथाइल को बोलते हैं वैलीन। फोर कार्बन लगा दिए, इसको बोलते हैं लुइसीन। और एक कार्बन आगे बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं आइसोल्यूसीन। बीस करीब एमिनो एसिड है, तो आज अपन 7-8 तो आज याद करेंगे। उसके बाद मैंने इसका एक ट्रिक बनाया नया, इसका एक रैप भी बनाया अच्छा, तो वो नहीं उससे याद करेंगे। पहले तुम्हें एक बार याद करने को दूंगा ताकि तुम मेहनत करके समझो कि तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। इनमें से कौन सा एमिनो एसिड न्यूट्रल है? सारे। कोई एक एमिनो एसिड है जो थोड़ा अलग है इनसे। ग्लाइसिन इनमें से अलग है, थोड़ा सा अलग है। ग्लाइसिन में क्या अलग बात है? हाँ, कार्य सेंटर नहीं होगा, सिर्फ अकेला एमिनो एसिड होगा जिसमें कार्य सेंटर नहीं होगा। वो कौन सा होगा? ग्लाइसिन, क्योंकि R इक्वल टू H, तो दोनों H हो गए तो कोई कार्य सेंटर नहीं है। ठीक है, तो नीचे एक स्पेशल नोट बना के लिखो इस टेबल के आगे। क्या लिखोगे? Glycine is the only amino acid Glycine is the only amino acid which is optically inactive. Glycine is the only amino acid which is optically inactive. जितने भी नेचुरल एमिनो एसिड है उसमें से सिर्फ जो 20 हैं उनमें सिर्फ ग्लाइसिन ही है, बाकी हम बनाएंगे वो सिंथेटिक हो गए। तो हमको क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा आ जाएगा कि ग्लाइसिन इज द ओनली एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम सारा डिस्कशन नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड से करते हैं। आप समझ गए? आप बिल्कुल करेक्ट है ये। चलो लिखा आपने। अच्छा, इसको 5 ऐसे याद रखो, बोलो।
गवली याद कर लो, गांव वाली याद कर लो, जैसे ठीक लगे। गवली या गांव वाली? गांव वाली सही लगा, समझ रहा हूं मैं। अक्सर तुम्हें कौन सा ठीक लगा, गवली या गांव वाली? कोई भी चलता। अच्छा, कोई भी चलेगा। अक्सर के पेरेंट्स आए हैं, बोल नहीं रहा है ये। जैसे पेरेंट ट्रेन में बैठेंगे ना, चॉइस तुरंत आ जाएगी इसकी। ग्लाइसिन, अल्नीन, वेलिन, लुइसिन, आइसोल्यूसिन, पांचों में क्या कॉमन चीज है? न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ऐसे ही हमारा R = CH2CO2H हो गया, तो इसको बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड। सिमिलरली अगर हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया तो ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, एसिडिक एमिनो एसिड आर AG। AG से क्या मतलब है? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, बोर्ड में भी है, एडवांस में भी है, मेंस में भी है। वो डीएनए आरएनए वगैरह है ना, वो सब मेंस में है, बोर्ड में, वो एडवांस में नहीं है सब। एडवांस में एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो एडवांस का सिलेबस है, एक्सेप्ट डीएनए आरएनए। अब आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 4 कार्बन के बाद NH2 लगा दिया तो ये बन गया हमारा लाइसीन। ये है हमारा न्यूट्रल एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड। और भी हैं, अभी अपन पहले राउंड में ये याद करेंगे एक बार। CH2,4NH2 यानी एक बेसिक ग्रुप हो गया। एक हेडिंग लगाओ, पेप्टाइड लिंकेज। वहां लिखो एमिनो एसिड हैज एमिनो एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो एसिड हैज एमिनो एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। Therefore, amino acid has amino as well as carboxylic group. Therefore, there is chances of intermolecular reaction. Amino acid has amino as well as carboxylic group. Therefore, there is chances of intermolecular reaction. जरा ये देखो, जरा ये एमिनो एसिड जो मैंने अभी बनाया है ना, क्या नहीं, नाम
न्यूट्रल है, न्यूट्रल में क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन। R इक्वल टू H है ना, ये ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन और अल्नीन में क्या फर्क है देखो जरा। हाँ, को हटा के CH3 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अल्नीन। तो ये मैंने ग्लाइसिन बनाया और अल्फा H की जगह मिथाइल लगाया तो बन गया हमारा अल्नीन। इसमें अगर मैं एसिड डाल के हीट करूंगा तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? जैसे मान लो एसिड और अल्कोहल होता तो हम वाटर निकाल के क्या बनाते हैं? एस्टर, एस्टिफिकेशन करते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही क्या होगा, पहले H प्लस प्रोटोनेट, फिर N का अटैक और यहां से वाटर निकल जाएगा। तो एसिड और एमीन से क्या बनता है बताओ? एमाइड। एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता है और एसिड और एमीन से एमाइड बनेगा। ठीक है ना? अभी लिखने का मौका देंगे पूरा। तो इससे क्या बना हमारे पास? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH। ये डिहाइड्रेशन हो गया ना, एक डिहाइड्रेशन हो गया, ये बन गया एमाइड। अब ये जो एमाइड बना है ना, दिस एमाइड फॉर्म्ड, इसको बोलेंगे एमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज। जो एमाइड बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है? और ये जो पेप्टाइड का, इसमें कार्बन नाइट्रोजन जो है ये रेजोनेंस में भी है, ये एक पॉइंट है बस इसका। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं अपन डाइपेप्टाइड। अब आप मुझे बताओ कि इसको अपन डाइपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 2 एमिनो एसिड से है। ठीक है? और इसको हम बोलेंगे ग्लायअल। अब आप बताओ कि ग्लायअल कैसे बोला? ये किस और अल, तो हम बोलेंगे इसका नाम है ग्लायअल। ठीक है ना? अब आप ये बताओ कि ग्लायअल एंड अल ग्लाय, ये दोनों सेम चीज है, डिफरेंट है? अगर मैं बोलूं कि अल ग्लाय बनाओ तो इसके पूरे स्ट्रक्चर चेंज आएगा। ये मिथाइल यहां आना चाहिए ना, फिर तो ये मिथाइल यहां आना चाहिए, ये वाला H यहां जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे अल ग्लाय। यानी हमारा ग्लाय अल एंड अल ग्लाय जो है ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। आप किसी भी एमिनो एसिड को ऐसा उल्टा करके नहीं लिख सकते, समझे आओ? तो अलग अलग रहेंगे। ठीक है? अब एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि जब हमने यहां लिखा ना ग्लायअल, तो हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन रहेगा? हमारा साइड। ठीक है ना? और राइट हैंड साइड में कौन सा ग्रुप रहेगा? कार्बोक्सिलिक। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया कि ग्लायअल आइसोलुई। ठीक है ना? अब आप मुझे बता सकते हो कि इसमें एमीन ग्रुप किस एमिनो एसिड का है? ये जो एमीन ग्रुप है ये किस एमिनो एसिड का है? ग्लाइसिन। यहां होगा ना, एमिन लेफ्ट हैंड साइड में होगा ना। और लास्ट में एसिड किसका होगा? हमारा आइसोल्यूसिन का। यहां रहेगा एसिड, यहां रहेगा। स्टैंडर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एमीन रखना है, राइट हैंड साइड में हमेशा एसिड रखना है। ठीक है? देख के बताओ लिंकेज है, कितने एमाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें। ये बताओ कि इसमें कितने, ये 4। इसको हम कहीं बता सकते हो पेंटापेप्टाइड क्यों? क्योंकि वो 5 एमिनो एसिड से बना है। ठीक है? ऐसे ही इसको हम क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड, क्योंकि वो 2 एमिनो एसिड से बना है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। ठीक है? अब आप ये बताओ कि इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये ऐसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये रिएक्शन रिवर्स करनी है तो आप क्या करो? इस एमाइड को हाइड्रोलाइज कर दो, यहां लगा दो OH, यहां लगा दो H, यानी फिर से हमारे पास ग्लाइसिन और अल्नीन बन जाएंगे। ठीक है? तो सिमिलरली अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो जितने ये एमाइड सब ब्रेक हो गया, अल्टीमेटली फिर से क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन, अल्नीन, वेलिन, लुइसिन एंड आइसोल्यूसिन। आपको पूरा नाम लिखना है। ये बात समझे आप? अब बताओ कितने वाटर के मोल कंज्यूम होंगे इसके हाइड्रोलिसिस में? 4 या 5? पेप्टाइड है तो 4 एमाइड है तो 4 कंज्यूम होंगे। ऐसे ही मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे डेका पेप्टाइड है। डेका पेप्टाइड मतलब क्या? 10 एमिनो एसिड है। ठीक है? तो उसमें कितने मोल वाटर के कंज्यूम होंगे? 9। कितने एमाइड लिंकेज होंगे? 9 होंगे उसमें।
यहां हम लिखेंगे 4 मोल ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस। बात समझे आप? अभी मौका नहीं है लिखने का। अब आप ये बताओ कि हाउ मैनी डाइपेप्टाइड ऑफ फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट एमिनो एसिड, हाउ मैनी डाइपेप्टाइड विल बी फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट एमिनो एसिड? 2 नहीं है आंसर। कितने डाइपेप्टाइड पॉसिबल है यूजिंग 2 डिफरेंट एमिनो एसिड? 4 बन जाएंगे ना। 4 कौन से बन जाएंगे? ग्लाइसिन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अल्नीन, अल्नीन ग्लाइसिन, अल्नीन अल्नीन, ये बनेंगे ना। ऐसे अगर मैं आपको पूछूं कि हाउ मैनी ट्राइपेप्टाइड, कितने ट्राइपेप्टाइड बनेंगे 2 डिफरेंट एमिनो एसिड? हाउ मैनी ट्राइपेप्टाइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय 2 डिफरेंट एमिनो एसिड्स? 8 हो गए ना, सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी हम क्या बोलेंगे? 2 की पावर 3। कौन से बनेंगे? ग्लाय ग्लाय ग्लाय, ग्लाय ग्लाय अल, ग्लाय अल ग्लाय, अल ग्लाय ग्लाय। फिर कौन सा बोलेंगे बताओ? ग्लाय अल अल, ए जी ए, फिर ए ए जी, और ए और ए। इसमें एमिनो एसिड इसको क्या बोलोगे? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड क्या बोलोगे? ट्राइपेप्टाइड। और कितने पेप्टाइड लिंकेज बोलोगे? 2 पेप्टाइड लिंकेज। इसमें एमिनो ग्रुप किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड में। एसिड ग्रुप किस तरफ है? राइट हैंड साइड में। ये बात समझे आप? अब तुम समझ गए होंगे कि अपन पीएनसी से सब कर सकते हैं, इसके सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं आपको। तो मैं ये बोलूंगा कि हाउ मैनी पेंटापेप्टाइड ऑब्टेन बाय 3 डिफरेंट एमिनो एसिड, ग्लाइसिन अल्नीन वेलिन ले लिया मान, तो कितना आंसर आएगा? 3 की पावर 5। अब ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? पॉलीमर को प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन की डेफिनेशन होती है इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, और अल्फा में भी एल एमिनो एसिड। एल अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो उसको बोलते हैं प्रोटीन। यानी बेसिकली प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। और प्रोटीन इज ए ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है प्रोटीन, मतलब प्राइम नेसेसिटी। ग्रीक में बोलते हैं प्राइम नेसेसिटी, वहां से वर्ड आ गया प्रोटीन। तो अपन बेसिकली इन्हीं का पॉलीमराइजेशन कर दो तो प्रोटीन बन जाएगा। और समझ गया आप? और प्रोटीन बन गया तो मतलब मसल देख रहे हो ये? इतनी खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। तो वो प्रोटीन से बनती है, तो इसलिए प्राइम नेसेसिटी है प्रोटीन। तो इसी बात पे लिखो पेप्टाइड लिंकेज। किसी को देखना हो प्रोटीन कहाँ है तो अपने हाथ में ला के देख ले, दबा के अच्छे से। बिल्डिंग ब्लॉक्स बना, अपना ही हाथ दबाना भाई। बढ़िया से ग्लाइसिन अल्नीन बनाओ। होगी तो ये बन सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नहीं, वो क्रॉस सेल्फ होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। यहाँ पे तो 2 अलग एमिनो एसिड है ना। पहले कौन बनेगा? जी बनेगा। नहीं, ये कंपेरेबल है ऑलमोस्ट, इनमें कुछ चेंज नहीं है। देखो ज्यादा जोर देके बोलोगे तो ये बोल सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिसिटी से बता दो उसका। लेकिन ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन कहीं दे भी नहीं रखे हैं, और ये सब अपने काम के नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ये सब पॉलीमराइजेशन करते हैं। वो वाला ज्यादा देखो अपन डिस्कस वो कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, डिस्कस नहीं करना है अपने को, हमको पता ही नहीं है। दोनों कंपेरेबल है। वो तो मैंने इसको इसलिए आंसर किया कि इसने ज्यादा छोड़ दिया ना कि बताओ ही बताओ। फिर न्यूक्लियोफिसिटी से बताओ, क्यों न्यूक्लियोफिसिटी में न्यूक्लियोफाइल के पास वाले कार्बन में जितनी डिग्री बढ़ेगी ना, न्यूक्लियोफिसिटी कम हो जाती है। अटैक और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज द आरडीएस, लेकिन रिलेवेंट नहीं है वो। लिखो भाई, लिख लिए सारे?
वो लास्ट तक नोट किए, वो लिखा एलएचएस में कौन रहेगा एमीन ग्रुप, एलएचएस में कौन रहेगा एसिड ग्रुप। हमारा एग्जाम है ना कल, मेंस का एडवांस का। अच्छा, सिलेबस आगे बढ़ ही नहीं रहा, मतलब जो पहले पिछला था वही। मेंस का पेपर अगले में बढ़ जाएगा वही। कॉन्फिडेंस राजकुमार, राजकुमार बोर्ड का शेड्यूल क्या है? पहला पेपर कब है? 1 को है। तुम लोगों का मतलब? एक को स्टार्ट होगा। हाँ, पहला एग्जाम 3rd को है ना पहला। कौन सब्जेक्ट का है? अच्छा, पहला इंग्लिश का ही होता है, ठीक है। सेकंड फिर कब है? अच्छा, फिर केमिस्ट्री का कब है? ना, खत्म कब होगा सब? अच्छा, 14 तक खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही 10th वालों का होगा पूरा। ये पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा ना पूरा, और वो क्या कॉपी चेक वहीं सामने कर देंगे तो लेके जाएंगे। अच्छा, OMR पे कराएंगे। अच्छा, नहीं मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था वही कॉपी चेक कर लेंगे, फिर टीचर बता देगा ये आंसर चेक करके बता दो कितने नंबर आए। ऐसा नहीं होगा। वैसे इंडिया ने अभी कल 100 करोड़ टीके लगा दिए। क्या है, 100 करोड़ लोगों को टीका लगाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूरे वर्ल्ड में अपनी इमेज कितनी अच्छी हो जाएगी यार, कि इंडिया, चाइना का तो मामला अलग है ना थोड़ा, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं कि पता नहीं है, आपने बोलेंगे 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया है तो इमेज एक इंप्रूव हो जाती है कंट्री की। वो अपने से टाइप करना चाहेंगे, इजीली बिजनेस रीओपन करना चाहेंगे। आदमी की इमेज होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो 2-4 बार गड़बड़ कर देना तो फिर 5वीं बार डाउटफुल हो जाता है, समझो। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसके लिए इंडिया की जो वैक्सीनेशन वाली जो कंपनीज हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए यार। पूरे वर्ल्ड में कितने सालों से वो वैक्सीन का प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। इमेजिन करो ये कंपनीज इंडिया में नहीं होती तो फाइजर का टीका तो कितना $100 का है शायद, 100 मॉडर्न है अभी $150 का है, कुछ 10,000 रुपये का तो टीका है, और दूसरी बात प्रोटेक्शन है ही नहीं। तो आपको अभी तक तो टीके ये 100 करोड़ लगने में 2-3 साल लग जाते हैं, और 2-3 साल लगने का मतलब समझ रहे हो, पता नहीं क्या होता कंट्री में। तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं, समझो।
अब ये मत देखो यार उसने क्या किया, उसने रिस्क भी खुद ली, उसने पहले ही प्रोडक्शन चालू कर दिया था। तो इंडियन लोग थोड़ा रिस्क लेने में भी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है अपनी, क्योंकि अपने को पता है ज़्यादा कुछ है नहीं। बिजनेसमैन भी इंडियन बहुत अच्छे हैं, मारवाड़ी, गुजराती, पूरे वर्ल्ड फेमस है। देख लिया भाई सबने? अब आगे लिखो जल्दी से। और टेक्नोलॉजी वाइज वी आर बेस्ट। सबसे बढ़िया इंजीनियर्स कहाँ होते हैं वर्ल्ड में? इंडिया में। और इंडिया में भी सबसे अच्छे इंजीनियर्स कहाँ बनते हैं? आईआईटीज में। और आईआईटीज में भी जेन्युइन इंजीनियर कहाँ से जाते हैं? गवर्नमेंट से। तो अल्टीमेटली ये जो टीकाकरण हुआ है ना, वो उसमें हमारा भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो होता है ना, क्रेडिट लेने के लिए सक्सेस के बाद नहीं आते हैं। बस यार एक टेक कंपनी और बन जाए इंडिया में यार, ये 2-4 टेक कंपनी बन जाए ना तो अपना, आप सोचो यार, अपने सारे सर्विसेज बंद कर दें, गूगल बंद, ये और कौन से फेसबुक बंद, अमेजोन बंद, ये सारा बंद कर ले, सारा डेटा तो उनके पास है, तो फिर अपन एकदम से गड़बड़ हो जाएगी। तो अपना बस टेक कंपनियां बड़ी बड़ी बन जाए, इंडिपेंडेंट नहीं रहे। समझ गया भाई? तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब लिखो आगे, देखो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये जेईई में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था बहुत सालों पहले कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्नीन एट pH equal to 2 and at pH equal to 12. What is the structure of alanine at pH equal to 2 and pH equal to 12? ड्रॉ करो। ये एक और बेसिक एमिनो एसिड है हिस्टाडाइन वाला। इसमें आपको बताना है, ये गिवन है आपको, है इनके पी के वैल्यू गिवन है तीनों के। और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टाडाइन एट pH1, pH3, pH7, pH12? इन सब pH पे क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? ये वाला हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्नीन क्या है। स्ट्रक्चर तब बनाएंगे ना जब अल्नीन पता होगा। तो हमारा अल्नीन क्या था, अल्फा पे क्या लगता था अल्नीन में, ये हो गया हमारा अल्नीन। अब आप ये बताओ कि pH1 मतलब pH एमीन हो जाएगा हमारा प्रोटोनेट, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा
NH3 में ये बनेगा। और अगर pH 12 लेंगे यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, तो बेस में बेस बनेगा और एसिड में एसिड बनेगा। इस नीचे वाले में कितने बेसिक ग्रुप हैं, 2, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। और ऊपर वाले में कितने एसिडिक ग्रुप हैं, 2, ये एसिड है, ये एसिड है। ये सब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन था, तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि अल्नीन क्या है। अल्नीन के बाद तो बता देंगे एसिड बेस। वाला उसमें क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा सवाल है। एसिड की मीडियम में इंट्रामोलर रिएक्शन हो गई ना, 5 6 एसिड नहीं, अल्फा अमीनो एसिड में हाँ दूसरा बन जाएगा, वो एमाइड बन जाएगा। हीट करो साइक्लिक एमाइड, वो जो हमको उसका पीके पता नहीं है बीच वाले एन का। सुनो मेरी बात सुनो, हमें यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट पीएच पे स्ट्रक्चर पूछा है ना कि किस पीएच पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी डीलोकलाइज और एरोमेटाइज है, ये तो पता नहीं इसका पीके वैल्यू क्या है, हो सकता है 0.5 हो, 0.1 हो। तो जब डिफरेंट पीएच पे पूछा है ना, तो इसका मतलब है कि इनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। ये तो एक जनरल सवाल पूछा था, वो तो जेई का सवाल आईआईटी के तो था, वो जनरल था, हाईली एसिडिक हाईली बेसिक, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसने स्पेसिफिक पूछ लिया 1 पे क्या, 3 पे क्या, 7 पे क्या, 12 पे क्या, उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। ये वारन का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें आपको पहले मतलब pH1 पे क्या स्ट्रक्चर होगा वो ड्रॉ करना है, नेट चार्ज कितना होगा उस पर वो बताना है, नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, सभी pH पे बनाना है, 1 पे क्या, 5 पे क्या, 9 पे क्या, 12 पे क्या। ये वाला सवाल हुआ, कैसे करोगे बताओ? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो इसमें pH1 में इसमें क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। pH3 पे सही बोल रहे हो, बोलो। ये H हट जाएगा और बाकी इन दोनों में ये 9 है पीके और ये 6 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। कैसे बताएं? हाँ, जो मोस्ट एसिडिक है उसको निकाल दिया उस पीएच पे, ठीक है। एग्जैक्ट पीएच पे कैसे बताया? 3.5 पे क्या होगा? तब भी यही होगा। हाँ, अपन किसी रिएक्शन का जब पीएच निकालते हैं ना, रिएक्शन का पीएच, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि ये फिनॉल है, ठीक है, और हम जैसे रिमर टिमर में हम बना लेते हैं फिनॉक्साइड, फिनॉल का हम बनाते हैं फिनॉक्साइड, ये बनाते हैं, ठीक है ना। फिनॉल का पीके वैल्यू कितना होता है? 10, ठीक है। अब हमें ऐसी रिएक्शन करनी है जिसमें हमें फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन बनाना है, तो उस रिएक्शन का पीएच कितना रखा जाए? 10 से 11 रखा जाए या 9 से 10 रखा जाए? कैसे भाई? ये इसकी कौन सी फॉर्म है? एसिडिक, और H प्लस निकलने के बाद साइड कौन सी फॉर्म हुई? बेसिक। तो हम तो सब जगह सिंपल हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे ना हमारी, pH इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, ये करेंगे ना। अगर उसका pH वैल्यू pK से ज्यादा है तो बताओ वो किस फॉर्म में डोमिनेटिंग रहेगी? उसकी बेसिक फॉर्म ज्यादा रहेगी कि एसिडिक ज्यादा रहेगी? pH ज्यादा है, तो pH ज्यादा है मतलब वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? बेसिक। और pH अगर pK से कम है तो वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? एसिडिक। अब आप मुझे बताओ एट pH इक्वल टू 11, एट pH इक्वल टू 11 ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रहेगा कि बैकवर्ड रहेगा? pH 11 पे क्या होगा? pH 11 मतलब pH इज ग्रेटर देन pK, और pH pK से ज्यादा मतलब बेसिक फॉर्म, और बेसिक फॉर्म मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो जाएगा। और pH 12 पे क्या होगा? और ज्यादा फॉरवर्ड। और pH 14 पे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये रिएक्शन के जो pH निकालते हैं ना, वो हमारे एम के अकॉर्डिंग, हमें रिएक्शन में करना क्या है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब एक सेकेंड एग्जांपल और देता हूं। ये एसिटिक एसिड है, अब ये एसिटेट आयन है, इसमें बताओ कौन सा एसिडिक फॉर्म है और कौन सा बेसिक फॉर्म है? पहला वाला एसिडिक फॉर्म है और दूसरा वाला बेसिक फॉर्म। तो आप मुझे बता सकते हो कि रफली एसिड का पीके वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 5 ले लें अपन। अब हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है, तो बताओ रिएक्शन का पीएच कितना होना चाहिए? हमें ये बनाना है इसकी बेसिक फॉर्म में होना चाहिए, तो हमें पीएच कितना लेना होगा? ग्रेटर देन 5 से, तो 5 to 6 ले लिया अपन ने, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ये बात समझे आप? ठीक है। तो अपने को है ना एसिड और बेस के पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको अपन बता सकते हैं किस पीएच पे क्या बनेगा। पीएच ज्यादा तो बेसिक फॉर्म, कम तो एसिडिक फॉर्म। अब तुम्हारा एक डाउट और है, ठीक है ना, ये हम कभी नहीं कर सकते, ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी होगा कि आपके पास जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसमें H प्लस अटैक करके ये वाली फॉर्म नहीं बनाओगे आप कभी भी, O प्लस OH, ये आप नहीं बना सकते। आप किसी भी पीएच पे इसको नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? आपको याद होगा H3O प्लस का पीके माइनस में होता है, और ये H3O प्लस जो होता है हाइड्रोनियम आयन, उसका ऑक्सीजन तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तब पीके माइनस में है। ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है और ज्यादा एसिडिक है। मुझे एग्जैक्टली पीके पता नहीं है, लेकिन लेट अस सपोज इसका पीके वैल्यू है -5, यानी ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर इसका -5 पीके है तो क्या pH 1 पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी? क्या ये नहीं होगी। क्या pH 0.5 पे फॉरवर्ड होगी? तब भी नहीं होगी। तो ये हम कभी नहीं बनाएंगे। कब, किस pH पे क्या बन रहा है? अगर हमको कोई भी एसिड दे रखा है तो हमारे पास दो ही फॉर्म है, या तो हम एसिड बनाएंगे या हम बेस बनाएंगे।
ये तो तब बनाएंगे जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही हो, एस्टिफिकेशन हो रहा हो, आगे यहाँ पे अल्कोहल भी प्रेजेंट हो, तो हम करके आगे एस्टिफिकेशन कर देंगे उसको। बात समझे तो जब भी डिफरेंट पीएच पे पूछा जाएगा तो एसिड की कितनी फॉर्म है हमारे पास? दो, एक एसिड और एक एसीटेट है। ऐसे आप फिनॉल की ये वाली फॉर्म कभी नहीं बना सकते। O पे प्लस, O पे प्लस आप किसी भी पीएच पे नहीं बनाओगे बस, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या भाई समझे आप? ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसे ही बता रहे थे तुम पीएच देख देख के उसका। अब बनाओ वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ये बहुत काम की चीज है हेंडरसन, बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलता है। पूरी ताकत से बनाओ उसको और ये नोट कर लो कि कब क्या बनता है। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस। क्या भाई ओमकार समझ गए कि पीएच जब पीके से ज्यादा हो तो किस फॉर्म में रहेगा? वो बेसिक में रहेगा, और पीएच कम होगा तो एसिडिक, पीएच और कम होगा तो और ज्यादा एसिडिक। इस चीज को बढ़िया से लिख लो आप। पीएच ग्रेटर देन पीके बेसिक, पीएच लेस देन पीके एसिडिक फॉर्म। ये तो इक्विलिब्रियम यूज भी करते हैं। वो वाला नोट करके फिर ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। कॉन्सेप्ट यही है, वो जेई अलग तरीके से पूछता रहता है। पूछता है नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, चार्ज, स्ट्रक्चर। कुछ डाउट है? एक आधा डाउट है, ऐसे बोलो ना, एक आधा डाउट है। सब सब कुछ क्लियर है? थोड़ा सा कर लो, नोट करो, क्योंकि फिनॉल की रिएक्शन पता चलेगा। फिनॉल का और एसिड दोनों का नोट कर लो। आज ही नोट्स के बारे में एक आर्टिकल आया था कि जब नोट्स आदमी होता है ये करना है, नोट्स वोट सही लिखे हुए नहीं होते हैं तो ढूंढता रहता है, ये ढूंढो आधा मतलब है ना, पूरा रिवीजन करने के बाद भी उसको एंजाइटी रहती है। केमिस्ट्री में तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मस्ट है, नोट्स होने चाहिए, उनका रिवीजन होना चाहिए। जो मैं बताता हूँ वो तो लिखनी ही है, जो नहीं बताता हूँ वो भी लिख लिया। दोनों क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करो। Yes. चलो भाई, हो गए। जॉब्स के बाद असर आएगा। चलो
पर दो पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, नहीं, दो पॉजिटिव चार्ज किसी पे भी नहीं जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज एस पर सल्फर लाउड नहीं होगा। एस पॉजिटिव H2 वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब कि वहाँ पर एस को बेस लेके एसिड हाँ, SH की फॉर्म होगी, SH एसिडिक, S माइनस बेस। जैसे वाटर की क्या फॉर्म होगी, H2O OH माइनस, उसी ग्रुप में H2S SH माइनस। क्या भाई समझे आप? बना लिए? The pK value of amino acid is cysteine। ये एक सिस्टीन एमिनो एसिड है, सल्फर वाला सिस्टीन, ठीक है ना। तो पहला उस क्वेश्चन में इसमें फर्क क्या है, वहां तो पीके असाइन कर रखे हैं, तो पहले तो आपको ये तीनों पीके असाइन करने पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये असाइनमेंट ही उल्टा हो गया तो ये सब उल्टे हो जाएंगे, समझो। यानी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी आनी चाहिए। वैसे एसएच ज्यादा एसिडिक होता है, OH एसिड ज्यादा होता है, ग्रुप में साइज बढ़ती है ना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HF HCl साइज देखेंगे ना आप, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या आया? pH 1 पे क्या चेंज हुआ? pH 1 पे आएगा नो चेंज, बिकॉज एट pH 1 पे क्या हो, pH इज लेस देन pK, इन सबसे कम है, ये सब एसिडिक फॉर्म में रहेंगे, नो चेंज। pH 3 पे क्या बताया आपने? CO2H will convert into CO2 माइनस, और बाकी दोनों क्या रहेंगे? नो चेंज। तो यहां हो जाएगा CO2 माइनस, समझे आप? 7 पे क्या रहेगा? pH 7 में pH इज ग्रेटर देन pK, तो ये वाला H भी तो हट जाएगा, तो 7 पे ये वाला H हटा दो, और ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। समझ गए भाई? और pH 12 पे ये वाला H भी निकाल देंगे। pH 12 पे नेट चार्ज कितना रहेगा इस पे? pH 12 पे नेट चार्ज तो -1 रहेगा ना, ये वाला। ये इसकी बेसिक फॉर्म रहेगी pH 12 पे, ये इसकी बेसिक फॉर्म रहेगी। समझे आप? अब बताओ, इसमें सिस्टीन के अंदर आपने इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? एसिड है ना, तो इसका मतलब इसका पीके वैल्यू कितना हुआ? मोर एसिडिक मतलब लेस पीके, 1.8। अब बताओ, SH ज्यादा एसिडिक है या NH2? हाँ, SH इज मोर एसिडिक देन OH, और OH इज मोर एसिडिक देन NH। ये तो इससे ज्यादा हुआ ना, और NH कितना हुआ? 10.8। समझ गए आप? अब मुझे बताओ, pH 1 पे इसके पूरे स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा? pH 1 मतलब pH इज लेस देन pK, सब एसिडिक फॉर्म में आ जाएंगे ना। ये इसकी एसिडिक फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है? हाँ, NH3 प्लस आएगा, यानी यहां बन जाएगा हमारे पास NH3 प्लस। अब बताओ, नेट चार्ज कितना हुआ? +1। नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप 0, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप 3। ये सब एसिडिक हो गया, SH NH3 प्लस CO2H। समझ गया भाई? अब बताओ, pH 5 पे क्या करें? pH 5 पे इसका CO2H निकाल देंगे ना हम लोग। pH 5 पे आप बनाओ CO2 माइनस, और NH3 का क्या होगा बताओ? ये तो प्लस ही रहेगा। तो अब हमारे पास नेट चार्ज कितना हो गया? 0, नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप 1, एसिडिक ग्रुप 2। pH जब बढ़ता जाएगा ना, बेसिक ग्रुप बढ़ते जाएंगे, एसिडिक ग्रुप कम होते जाएंगे। ऐसे pH 9 पे क्या होगा? ये H निकल जाएगा ना, सल्फर वाला, ये बनेगा S माइनस, ये बनेगा CO2 माइनस, ये आएगा NH3 प्लस।
नेट चार्ज हो गया -1, नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप 2, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप 1। समझ गए भाई? और 12 पे क्या होगा? NH2 हो जाएगा। CO2 माइनस NH2। तो नेट चार्ज कितना हुआ? -2, नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप 3, एसिडिक ग्रुप 0। और वैसे भी जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। समझ गए भाई? ठीक है ना? तो थोड़ा सा एमिनो एसिड का एक पार्ट रह गया है, वो अगली क्लास में खत्म करके कार्बोहाइड्रेट को शुरू करेंगे। तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट भी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। अब बताओ सीट में कितने पेज हो गए तुम्हारे? 28 हो गए। 29 तक हो गए। कितने लोगों ने 29 तक बना लिए? जरा हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। कितने लोग बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाए किसी और कारण से? वो हाथ ऊपर करो। वो आगे वाले सवाल भी अच्छे हैं। 29 के बाद एक तो है ना, ये पेज नंबर 27 में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें कोल्ड KMnO4 को हटा दो। KMnO4 रूम टेम्परेचर करो, क्यों? कोल्ड KMnO4 तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा। पेज 27 थर्ड का Q क्या नजर आ रहा है? देखो, कोल्ड की अब जरूरत नहीं है, हटा दो कोल्ड को। वहां सिर्फ लिखो KMnO4। ठीक है? इन मैट्रिक्स में पूछो जरा कौन सा डाउट है? 27, 28, 29 इसमें तो हो गए सारे। सत्ताईस, 28, 29 में से कोई डाउट है तो पूछ लो। 26, 27, 28, 29 में से 6 का C, 6 के C का Q। देखो सब लोग भाई, 6 के C का Q देखो। ये अल्कोहल थोड़ी बनेगा। एमाइड का रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनता है बताओ? एमीन्स। एमाइड कन्वर्ट इनटू एमीन्स। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म बताया था मैंने। सर मतलब कि वो उसमें तुमने एक दिन पूछा भी था मेरे को बाहर। इसमें देखो, पहले तो हाइड्राइड का अटैक करके बनाओ O माइनस, लिथियम हाइड्राइड का अटैक किया, ये बना AlH4 था ना, H माइनस ने अटैक किया, ये AlH3 बच गया। इसका करो लुईस एसिड बेस, तो लुईस एसिड बेस करके ये बना AlH3 माइनस और ये बना NH2। फिर यहाँ पे CN बॉन्ड बन के निकाल लो इसको, तो ये बन गया NH2 प्लस और यहाँ से निकला हमारे पास हाइड्राइड डोनर। इस हाइड्राइड ने इसको रिड्यूस कर दिया, ये बन गया। ऐसा मैकेनिज्म होगा LH। साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, एमाइड हो, सब करस्पॉन्डिंग एमीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। हो गए भाई? बाकी सारे मैट्रिक्स हो गए। आजकल होमवर्क ज्यादा कम है तुम्हारा? ज्यादा कम है? अब तुम एल्डोल, इसमें कुछ एल्डोल के सवाल आ रहे थे और करना है आपको। जेई के पहले भी और जेई के बाद भी, सॉरी करेक्शन करना पड़ेगा, आरटी के पहले भी और आरटी के बाद भी। शानदार। ये पेज नंबर 37 तक बनाओ तुम। थोड़े ताकत लगेगी तुमको, लेकिन पूरी ताकत से बनाना। 37 तक
नहीं नहीं, उसमें क्या है कि एक रिड्यूसिंग एरिया के बारे में बताया नहीं अभी, और 41 सवाल जो है ना वो मैंने अभी डाइजेस्टेशन नहीं करवाया। तो एक काम कर लो, पेज नंबर 38 के 40 क्वेश्चन तक, मतलब पूरी सीट हो जाएगी तुम्हारी, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ देना। और 42 क्वेश्चन के लिए आज मैं एक पेज शेयर करूंगा, उसको पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। फिर 42 भी बना सकते हो, 41 के अलावा सारा बना सकते हो। 42 के आगे आप लिखो आफ्टर रीडिंग द पेज शेयर्ड। समझ गया भाई? ये सीट पूरी हो जाएगी, फिर एल्डिहाइड कीटोन की करेंगे। चलें भाई, और सब ठीक है एकदम? मैं कर दूंगा अगली बार पूरा, पहले एक खत्म करते हैं, अभी यार टाइम ज़्यादा हो गया, दूसरों का टाइम देना अच्छी बात नहीं है।